बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज महबूब हवेली का कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। महबूब हवेली का माहौल पुर असरार था, लेकिन पुर असरारियत के पीछे कौन सा असरार पोशीदा था, इसे जानने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तमाम रात बारिश तूफानी अंदाज में बरसती रही। ताहरा ने उठने के बाद साथ लेटे हुए वसीम अहमद पर निगाह दौड़ाई। वो गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन एनी बिस्तर पर नहीं थी। इसने हड़बड़ाकर कमरे में इसे तलाश किया, फिर बाथरूम की तरफ चली आई। वो वहां भी नहीं थी। ताहरा ने ख्वाबगाह के पर्दों को हटाकर नीचे हवेली के हाथे में निगाह दौड़ाई। महबूब हवेली धुंध की लपेट में थी। लॉन का बेशतर हिस्सा धुंध की लपेट में लिपटा हुआ था। स्विमिंग पूल में से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ताहरा घबराहट के आलम में ख्वाबगाह से बाहर निकलकर हवेली के लॉन की तरफ भाग खड़ी हुई। अहाते में दाखिल होते ही सर्द हवा ने इसके जिस्म को छुआ। इसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इसे सर्दी की परवाह नहीं थी। वो नंगे पांव लॉन को अबूर करके स्विमिंग पूल की तरफ चली आई। धुंध मुख्तसर वक्त के लिए आंखों के पर्दे के आगे से हटी। मंजर कुछ वाजिया हुआ तो इसे अपने हाथों के तोते उड़ते हुए महसूस हुए। एनी किसी जल परी की तरह सर्द पानी में तैर रही थी। स्विमिंग पूल के दरमियान में सबज रंग की ट्यूब लावारिस कश्ती की तरह डोलती हुई एनी के जिस्म के गिर्द चक्कर लगा रही थी। इसके ऊपर उबार की बदौलत ऐसा महसूस होता था जैसे इस पर कोई बैठा हो। स्विमिंग पूल का माहौल एनी के अलावा इसकी हम उम्र लड़की की आवाज से गूंज रहा था। ताहरा ने हरासा लहजे में चिल्लाते हुए एनी को स्विमिंग पूल से बाहर आने के लिए कहा। एनी ने हड़बड़ाकर माँ की तरफ देखा, फिर अपना रुख मोड़कर खामोशी के साथ स्विमिंग पूल की सीढ़ियां चढ़कर पानी से बाहर निकल आई। सर्दी की बदौलत इसका जिस्म नीला हो रहा था। होंठ होले होले कपकपा रहे थे और जिस्म में वक्फे वक्फे से जर्जरी की कैफियत पैदा हो रही थी। ताहरा ने इसे बाजुओं से थामा और खींचती हुई ख्वाबगाह में ले आई। कमरे में दाखिल होने के बाद इसने उजलत के आलम में आतिशदान को रोशन किया और एनी के जिस्म को तौलिए से खुश्क करने के बाद इसे गर्म कपड़े पहना दिए। फिर तर्श लहजे में इससे मुखातब होते हुए बोली, तुम्हें किस पागल ने इतनी सर्दी में नहाने का मशवरा दिया था? एनी ने बेसाख्ता जवाब दिया, उसने वो भी मेरे साथ थी। और ताहरा के हाथों से तौलिया गिरते गिरते रह गया। इसने एनी को कंधे के पास से थामते हुए कहा, यहाँ आतिशदान के पास बैठो और मुझे बताओ कि वो कौन हस्ती है जो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है। कोई नहीं मम्मी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। फिर बाबा और आपके अलावा यहाँ और कौन हो सकता है? ताहरा गसीले लहजे में बोली, मैं आज तुम्हारे बाप से बात करूंगी। मेरे ख्याल में यह हम दोनों के हक में बेहतर होगा। नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा ना करना। आइंदा आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बिस्तर पर लेटे हुए वसीम अहमद ने करवट बदली और आंखें खोल दी। ताहरा उठकर नाश्ता बनाने की नीयत से किचन की तरफ चल दी। एनी इसके हमरा थी। नाश्ते की मेज पर खामोशी की कैफियत तारी रही। ताहरा की धमकी के बाद एनी भी खिलाफे मामूल खामोश थी, लेकिन वसीम अहमद का मूड कदरे बेहतर था। नाश्ता करने के बाद इन्होंने ऐलान करने वाले अंदाज में दोनों माँ बेटी की तरफ देखते हुए कहा, हम चहलकदमी के लिए कस्बे की तरफ जाने वाले हैं। आप दोनों तैयार होकर जोगर पहन ले, वॉक के लिए बेहतरीन साबित होंगे। वसीम अहमद का मूड बहाल देखकर ताहरा ने इससे एनी के मुतालिक बातचीत करने का तहैया किया और ख्वाबगाह की तरफ चली आई। थोड़ी देर बाद वो तीनों गर्म सूट और जोगर पहने हवेली से बाहर निकल आए। धुंध छट चुकी थी और चमकदार धूप स्टेशन में फैली हुई थी। इनके सामने सरसब्ज पहाड़ थे। इन दरख्तों के दरमियान में से सफेद पानियों वाली आबशार नीचे दयालपुर की तरफ आती थी। नीले आसमान के नीचे सुर्ख टीन की छतों वाले मकान नहायत दीदा जेब और दिल फरेब मंजर पेश कर रहे थे। 15 मिनट की हल्की फुल्की चहलकदमी के बाद वसीम अहमद और ताहरा घने दरख्तों के नीचे पड़े हुए पत्थर पर बैठ के इनके सामने वसी व अरीज सरसब्ज चरागाह थी।
جس میں بھیڑ بکریاں گھاس چرتی پھر رہی تھی۔ اینی خوبصورت تتلی کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے آپ سے بات چیت بھی کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وسیم احمد ہم کلام ہوئے۔ میں کل سے اینی کے برتاؤ میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش طبیعت اور تنہا پسند لڑکی تھی۔ دیال پور آتے ہی اس کی فطرت میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے کسی اکیلے بچے کو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ طاہرہ نے اینی کی طرف دیکھا۔ وہ طوفانی رفتار میں دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، پھر انہیں توجہ دیے بغیر قریب سے گزر کر آگے نکل گئی۔ اس کی تیز رفتاری حیرت انگیز تھی اور چہرے پر شدید قسم کا تناؤ تھا۔ وہ اس طرح دوڑے چلی جا رہی تھی جیسے کسی کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہو اور مرد مقابل سے آگے نکل کر مقابلہ جیتنے کی خواہ ہو۔ بالآخر چراغ گاہ کے آخر میں لگے ہوئے چند درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئی اور ایک کو چھوتے ہوئے فاتحانہ انداز میں چیختے ہوئے بولی، میں جیت گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھاس پر لوٹتے ہوئے کہکے لگانے لگی۔ وسیم احمد اور طاہرہ اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ وسیم احمد نے اس کے شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بھئی واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ شکریہ بابا۔ اینی کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ میں مقابلہ جیت گئی ہوں۔ طاہرہ بولی، یہ کیسا مقابلہ تھا؟ ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے۔ اینی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بدحواسی ہو گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اگلے سوال سے بچنے کے لیے اٹھ کر چراغ گاہ کی طرف بھاگ گئی۔ طاہرہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بہت شوق ہوتی جا رہی ہے۔ واقعی پہلے ایسی نہیں تھی، اس لیے میرے احساسات بھی کچھ عجیب سے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ سب کچھ وقتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ آہستہ آہستہ چراغ گاہ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ نرم اور خوشگوار دھوپ جسم کے لیے تسکین کا باعث ثابت ہو رہی تھی۔ طاہرہ بولی، میں جب سے حویلی آئی ہوں ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے یہاں کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کی توجہ کا مرکز اینی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آج صبح سویرے میں نے سخت سردی کے باوجود اینی کو سوئمنگ پول کے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ میں حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ آواز کسی بچے کی لگتی تھی۔